साल 2025 की पहली तारीख, वक्त रात के 9 बजे 12 बेहद खास और सिक्योर ट्रकों का लगभग 1 किलोमीटर लंबा काफिला कोहरे की मोटी चादर को रौंदते हुए भोपाल से रवाना होता है। ये ट्रक 337 MT वजनी एक खास सामान कहीं ले जा रहे हैं। इन ट्रकों को लगभग 250 किलोमीटर ट्रेवल करना है और इस काम में कोई भी लापरवाही नहीं हो सकती। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि सरकार ने इस काफिले के इजी मूवमेंट के लिए 250 किलोमीटर का एक ग्रीन कॉरिडोर तक बनाया हुआ है। काफिले के साथ में 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां और भी चल रही हैं एस्कॉर्ट करने के लिए। ये ट्रक MP के भोपाल, देवास, इंदौर और धार जिलों से गुजरते हैं। तभी ये काफिला धार जिले के पीथमपुर में एंट्री करता है। यहाँ प्रशासन हर 15 मिनट में अनाउंसमेंट करता है कि सभी लोग अपने घरों में ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, 50 जगह तो बैरिकेडिंग लगी हुई है। फाइनली काफिला एक खास जगह पर रुकता है। यहाँ कम से कम 45 स्पेशल आर्म्ड फोर्स के जवान खड़े हैं। वहीं पर एक 65 साल का बूढ़ा चौकीदार भी खड़ा हुआ है। इन ट्रकों को देखते समय उसकी आंखों में घबराहट दिखती है, जैसे उसे कुछ महसूस हो रहा हो। अचानक से ट्रकों की चमचमाती हुई हेडलाइट से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और ये बूढ़ा आदमी एक फ्लैशबैक में पहुंच जाता है। यह साल था सन 1969। यह साल भारत के लिए बहुत खास था। इसी साल 19 जुलाई को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सबको चौंका दिया था। इसी साल इसरो बना था। इसी साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसी साल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की महानायक बनने की पहली यात्रा शुरू हुई थी। इसी साल विदेशी विवाह अधिनियम बना था। इसका मकसद था कि अगर कोई इंडियन इंडिया से बाहर शादी करता है या करती है तो उसको मान्यता देना। हालांकि 1 साल पहले राजीव गांधी की शादी अंटोनिया एडविज एल्बिना मायनो से हुई थी, जिनको हम आज सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। इसी साल 1 मार्च को देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के बीच शुरू हुई थी और इसी साल दुनिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बुनियाद रखी गई थी। 1969 में ही भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड शुरू हुई थी। किसे पता था कि सिर्फ 15 साल बाद यह केमिकल प्लांट हजारों लोगों की मौत का कारण बन जाएगी। बूढ़े व्यक्ति को याद आता है कि यह डिजास्टर अचानक नहीं हुई थी। इस डिजास्टर को बुलाया गया था। शंका थी कि इसमें कुछ लोगों का हाथ था। आरोप था कि फैक्ट्री के मैनेजमेंट ने सेफ्टी के लेवल पर घोर लापरवाही दिखाई और डिजास्टर को इनएविटेबल बना दिया। यानी इस फैक्ट्री के द्वारा हजारों मासूमों की हत्या की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी। इंतजार था सिर्फ वक्त का। वो वक्त आया और इसने भोपाल को कभी ना भूलने वाला जख्म दे दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति भी उस हादसे को कभी भूल नहीं पाया था, क्योंकि वो इस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच तो गया था, लेकिन उसने कई अपनों को खोया था और इसका सदमा उसको आज भी है। ट्रकों की हेडलाइट बंद होते ही बूढ़ा आदमी वापस से प्रेजेंट में आता है, लेकिन वो ट्रकों को बहुत ही डरते हुए देखता है, क्योंकि इन ट्रकों में और कुछ नहीं बल्कि उसी मनहूस यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट का खतरनाक केमिकल वेस्ट है। वो बूढ़ा आदमी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी के बाहर खड़ा था, जहां सारे ट्रक आकर रुके थे और इस वेस्ट को यहीं भस्म करने का प्लान बनाया गया था। लेकिन ये कचरा भस्म नहीं हो पाया, क्योंकि भोर होते ही यहाँ के लोकल लोगों ने वेस्ट को जलाए जाने को लेकर एक बड़ा बवाल काट दिया। विरोध इस कदर हुआ कि कुछ लोगों ने खुद को आग में झोंक तक डाला। इस घटना ने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर के 40 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर से यूनियन कार्बाइड प्लांट को चर्चा में ला दिया है। आखिर कब तक यूनियन कार्बाइड का भूत लोगों को सताता रहेगा? आज के एपिसोड में बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर की, भोपाल गैस त्रासदी की। समझेंगे कि कैसे भोपाल में इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, कैसे इस डिजास्टर ने उस समय तो हजारों लोगों की बलि ले ली और आने वाली कई पीढ़ियों को भी खा गई। कौन था जिम्मेदार? क्या जिम्मेदार को सजा मिल पाई? क्या हजारों विक्टिम को न्याय मिल पाया? आज की सिचुएशन क्या है और इस वेस्ट को जलाए जाने का विरोध क्यों हो रहा है? मिलेंगे सारे जवाब। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। उन्नीस में भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL शुरू हुई थी। इसकी होल्डिंग कंपनी थी USA बेस्ड यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। इसके पास UCIL की 50.9% की इक्विटी थी। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का एक बहुत ही फेमस कीटनाशक आता था 7 ब्रांड नेम से।
इस वक्त तक भारत में हरित क्रांति अपना जलवा दिखा चुकी थी। फसलों की पैदावार पहले से कई गुना ज्यादा हो रही थी और इन फसलों पर कीटों का खतरा भी पहले से ज्यादा हो रहा था। यानी भारत कीटनाशकों के लिए एक बड़ा मार्केट बनने को तैयार खड़ा था। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कीटनाशक कंपनी में से एक यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड को अपना सबसे फेमस 7 कीटनाशक तैयार करने के लिए सेटअप किया। इस कीटनाशक को मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC और अल्फा नेफ्थॉल की रिएक्शन से बनाया जाता था। ये 7 कीटनाशक कीटों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करके कीटों को मारता था। हालांकि इस समय मिथाइल आइसोसाइनेट और अल्फा नेफ्थॉल को स्टील के कंटेनरों में भरकर अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था और इस फैक्ट्री में केवल इनका फॉर्मुलेशन किया जाता था, यानी इनको मिलाकर 7 कीटनाशक बनाया जाता था। यह प्लांट बहुत ही घनी आबादी वाले इलाके के बगल में था और रेलवे स्टेशन भी इसके बहुत नजदीक था। लेकिन उस समय ये सवाल उठने लगे थे कि कैसे एक केमिकल प्लांट को भोपाल शहर के बीचों बीच घनी आबादी में सेटअप करने का अप्रूवल मिल गया। इनफैक्ट 1975 की भोपाल विकास योजना के हिसाब से तो इस प्लांट को घनी आबादी वाले इलाके में होना ही नहीं चाहिए था। इस विकास योजना में यह प्रोविजन था कि ऐसी खतरनाक केमिकल इंडस्ट्री को शहर के बाहर उस जगह पर सेटअप किया जाना चाहिए जो घनी आबादी वाले इलाकों से बिल्कुल दूर हो। उस समय एक नियम यह भी था कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के आसपास पॉल्यूशन फैलाने वाले किसी भी प्लांट को सेटअप नहीं किया जा सकता। लेकिन चमत्कारिक रूप से यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को सभी मंजूरियां मिलती चली गई। 9 साल बाद यानी 1978 में अल्फा नेफ्थॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई और 1 साल बाद मिथाइल आइसोसाइनेट यूनिट बनकर तैयार हुई। यानी अब वो अल्फा नेफ्थॉल और मिथाइल आइसोसाइनेट जो अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था अब भोपाल में ही तैयार होने लग गया। ये वही मिथाइल आइसोसाइनेट था जिसने भोपाल में लाशों की ढेर लगा दी। लेकिन 1984 की डिजास्टर एकदम से नहीं आई थी। डिजास्टर के पहले कई बार वार्निंग मिली लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या थी ये वार्निंग? 25 दिसंबर 1981 को UCIL केमिकल प्लांट में फॉस्जीन गैस लीक हुई थी। इसी लीकिंग इंसिडेंट में एक मजदूर मारा भी गया था। फिर 9 जनवरी 1982 को UCIL केमिकल प्लांट में एक और लीक की खबर आई। इस बार 25 मजदूर हॉस्पिटलाइज किए गए। मजदूरों ने विरोध किया लेकिन सुनने वाला कौन था? कोई नहीं। UCIL केमिकल प्लांट के मिसमैनेजमेंट और लापरवाही पर अखबारों में खूब छपा लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी। मार्च 1982 में फिर लीक की खबर आई। इस बार अमेरिका से एक टीम आई केमिकल प्लांट की सेफ्टी ऑडिट करने। टीम ने कुल 61 खतरों की एक लिस्ट बनाई जिनमें से 30 बड़े खतरे थे और 11 खतरे तो सिर्फ MIC या फॉस्जीन यूनिट्स में थे। लेकिन कंपनी की इनसेंसिटिविटी और दादागिरी देखिए। इन खतरों को टैकल करने के बजाय सितंबर 1982 में UCIL ने सायरन वार्निंग सिस्टम से अलार्म को ही अलग कर दिया ताकि केवल उनके वर्कर्स को ही लीक के बारे में पता चले और आसपास की लोकेलिटी में अननेसेसरीली पैनिक सिचुएशन न क्रिएट हो। बताइए क्या सोच रही होगी UCIL मैनेजमेंट की? यानी लीक तो होगा ही लेकिन हम बताएंगे नहीं। यानी जानबूझकर एक बड़े डिजास्टर की नींव रखी जा चुकी थी। फिर 5 अक्टूबर 1982 को इस केमिकल प्लांट से एक और लीक हुआ जिसके चलते आसपास की लोकेलिटी के सैकड़ों लोगों को भी हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। इस बार भोपाल के एक वकील ने UCIL को लीगल नोटिस भी भेजा। नोटिस में साफ तौर पर आरोप लगाया गया और कहा गया कि UCIL आसपास के लोगों के लिए मौत का खतरा बन चुका है, लेकिन UCIL ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा तो होना ही था क्योंकि भोपाल की डेस्टिनी में तो और भी बड़ी त्रासदी का होना लिखा था। वो मनहूस काली रात आने के पहले प्लांट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इनफैक्ट UCC इस प्लांट को बंद करने की फिराक में थी। बंद इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था। माना जाता है कि प्लांट 2 कारणों से पैसे नहीं कमा पा रहा था। पहला, भारत में इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और कंपटीशन के कारण सेल्स उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी सोची गई थी। दूसरा कारण, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। भोपाल में कीटनाशक बनाने की लागत अमेरिका में बनाने की लागत से 4 गुना ज्यादा थी। इसलिए UCIL ने प्लांट को हमेशा के लिए बंद करने और इसे भारत से बाहर सेटअप करने का फैसला किया। यानी इस समय यह प्लांट अपने आखिरी दौर में चल रहा था। इसी वजह से प्लांट का सुपरविजन और मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। हालात ये थे कि मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC यूनिट में वर्कर्स की संख्या कंपनी के घाटे के चलते आधी कर दी गई थी, यानी 12 से घटाकर 6 कर दी गई थी।
इस केमिकल प्लांट में एक कूलिंग यूनिट थी जो एमआईसी यूनिट को ठंडा करने और काबू से बाहर जाती हुई केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये कूलिंग यूनिट 3 महीने से बंद पड़ी हुई थी क्योंकि कंपनी के पास बिजली बिल चुकाने का बजट नहीं था। इसके अलावा एमआईसी यूनिट का टेम्परेचर और प्रेशर बताने वाले टूल भी खराब पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, इस समय एमआईसी के लास्ट बैच का प्रोडक्शन चल रहा था और एमआईसी को स्टोर करने वाला टैंक अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ था। इसके अलावा ओवरफ्लो होने की सिचुएशन में यूज होने वाला स्टैंड बाय टैंक भी ऑलरेडी एमआईसी से फुल था। एक्सीडेंट की सिचुएशन में वार्निंग देने वाला कोई भी एक्टिव अलार्म सिस्टम नहीं था। फ्लेयर टावर बंद था और वेंट गैस स्क्रबर को भी बंद कर दिया गया था। आसान भाषा में समझिए तो एमआईसी यूनिट से निकलने वाली जहरीली गैस को जलाने के लिए एक फ्लेयर का यूज किया जाता था और वेंट गैस स्क्रबर एक सेफ्टी डिवाइस था जो प्लांट के एमआईसी यूनिट से निकलने वाली जहरीली गैसों पर कास्टिक सोडा का छिड़काव करके उन्हें इनएक्टिव कर देता था। यानी इस समय तक प्लांट एक साइलेंट केमिकल डेथ वेपन बन चुका था। भोपाल एक साइलेंट बम में बैठा हुआ था, लेकिन लोगों को इसकी भनक तक नहीं थी। हालांकि 29 नवंबर 1984 तक यूसीसी ने इस केमिकल प्लांट को डिसमेंटल करने का फैसला कर लिया था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट 29 नवंबर को आ गई थी। प्लांट को डिसमेंटल करके इसे इंडोनेशिया या ब्राजील शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया था। प्लांट को डिसमेंटल करने की प्रोसेस शुरू भी हो गई थी। इसके लिए जरूरी था पहले साफ सफाई किया जाना। इसलिए 2 दिसंबर 1984 को रात 8:30 बजे वर्कर्स ने एमआईसी यूनिट के पाइप में जमे सॉलिड वेस्ट को साफ करने के लिए पानी मारना शुरू किया। एमआईसी टैंक का वाल्व लीक कर रहा था और यहीं से पानी टैंक में चला गया। हालांकि कंपनी मानती है कि एमआईसी के लास्ट बैच को खराब करने के लिए वाल्व को तोड़ा गया था और पानी डाला गया था। एक्चुअली क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सच ये था कि एमआईसी के टैंक में पानी चला गया, यानी बारूद के ढेर में चिंगारी लग गई। क्योंकि एमआईसी और पानी के मिलने पर एक एक्सोथर्मिक रनअवे रिएक्शन शुरू होती है और इससे कुछ ही समय में टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जो कि नॉर्मली 10 डिग्री के आसपास होता है। यह रिएक्शन इतनी पावरफुल थी कि वो एमआईसी टैंक जो कंक्रीट से बना हुआ था उसके चीथड़े उड़ गए और एमआईसी हवा में लीक होना शुरू हो गई। साल 1984 दिसंबर का ठंडा महीना और तारीख लग गई थी 3री। रात 12 बजे के बाद अचानक से शोर मचना शुरू हुआ और सभी लोग बदहवास हालात में इधर से उधर भागने लगे। कहा जाता है कि 1 घंटे में 30 मीट्रिक टन गैस प्लांट से लीक हो गई थी और यह बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस थी। इसके अलावा डिफरेंट स्टडीज कहती हैं कि एमआईसी के लीकेज से जो गैस का जहरीला बादल बना उसमें फॉस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि जहरीली गैसेस के भी ट्रेसेस पाए गए। इन गैसों का एक दूसरे से मिलना और भी ज्यादा खतरनाक था। ये गैस प्लांट से निकलकर आसपास के एरिया में फैलने लग गई थी। ये गैस जहां भी फैल रही थी वहां कुछ ही देर में लाशों का ढेर लगना शुरू हो जाता था। इस समय लोग सो रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी मौत रात के अंधेरे में ही लिखी हुई थी। कई लोग तो नींद में ही दम तोड़ चुके थे। इस जहरीली गैस से 24 घंटों में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई और जो बचे वो भगवान को कोसते हैं, अपने आप को बदनसीब मानते हैं कि क्यों बच गए, क्योंकि इसके बाद उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। आखिर क्या हुआ था त्रासदी के बाद? 3 दिसंबर 1984 को हनुमानगंज थाने में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज की गई यूसीसी, यूसीआईएल और उसके अधिकारियों के खिलाफ। केस बना आईपीसी की धारा 304A के तहत। एफआईआर में लिखा गया, डिजास्टर के दिन 3828 लोग मारे गए, 30,000 से अधिक लोग घायल हुए, 2544 जानवर मारे गए। सोती हुई सरकार हजारों लोगों की लाशें देखने के बाद एक्टिव मोड में आई। 3 दिसंबर को ही यूसीआईएल के कुछ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर 1984 को केस में सीबीआई की एंट्री हुई। इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग नाम से एक जांच आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश एनके सिंह। अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1984 को अक्यूज्ड नंबर 1 वॉरेन एंडरसन, अक्यूज्ड नंबर 2 केशव महिंद्रा और अक्यूज्ड नंबर 3 वीपी गोखले को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसी दिन इन तीनों को जमानत भी मिल गई और ये रिहा भी हो गए। वॉरेन एंडरसन को सिर्फ $2100 में जमानत मिल गई। वॉरेन एंडरसन अमेरिकी सिटीजन था और डिजास्टर के टाइम कंपनी का सीईओ यही आदमी था। इसलिए तुरंत में खुद मुख्यमंत्री के स्पेशल प्लेन से इसे दिल्ली भेजा गया और वहां से ये अमेरिका भाग गया। बहरहाल
इसके बाद विक्टिम्स ने अमेरिकी अदालतों में यूसीसी के खिलाफ लगभग 145 मुकदमे दायर किए। इस समय सरकार भी एक्टिव मोड में चल रही थी और विक्टिम्स की सहूलियत के लिए भारतीय संघ ने सभी विक्टिम्स की ओर से अमेरिकी अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। यानी अब सरकार विक्टिम्स की तरफ से खुद वादी बनकर केस लड़ने को तैयार हो गई थी। बहरहाल बाद में भोपाल में विक्टिम्स को रिप्रेजेंट करने वाले संगठनों ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डैमेज क्लेम मांगा। भारत सरकार ने भी कंपनी के खिलाफ 3.3 बिलियन डॉलर का क्लेम ठोक दिया। बाद में 1989 में कंपनी ने फाइनल सेटलमेंट या समझौते के नाम पर भारत सरकार को 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए। भारत सरकार ने इसको रिजर्व बैंक में रखवा दिया। मुआवजा तो मिल गया था, लेकिन फाइनल सेटलमेंट के नाम पर यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी गई। इसका देश भर में व्यापक विरोध हुआ और सुप्रीम कोर्ट समझौते की समीक्षा करने पर सहमत हो गया। बाद में 5 फरवरी 2001 को खबर आई कि एक दूसरी बड़ी कंपनी डॉव केमिकल ने यूसीसी को खरीद लिया है। हालांकि त्रासदी से जुड़े कई मामलों का अभी तक कोई निपटारा नहीं हो पाया है। भारत और अमेरिका में इससे जुड़े कई मामले अब तक लंबित चल रहे हैं। इसी बीच पिछले साल खबर आई थी कि अक्यूज्ड नंबर 1 वॉरेन एंडरसन अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी दुनिया को साफ तौर पर नहीं पता चल पाया कि आखिर यह डिजास्टर हुई कैसे थी। भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में अलग अलग अनुमान है। आधिकारिक तौर पर सरकार बताती है कि इस त्रासदी में 3787 लोगों की एक झटके में मौत हो गई थी। वहीं 8000 लोग 2 हफ्ते के अंदर मारे गए थे और उसके बाद 8000 या उससे ज्यादा लोग गैस से हुई दूसरी बीमारियों से मर गए। हालांकि दूसरी एजेंसियां मानती हैं कि अभी तक गैस के असर से 25,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोग हेल्थ रिलेटेड इशू और विकलांगताओं से प्रभावित हैं। यानी किसी को देखना बंद हो गया, किसी के फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया, किसी को लकवा मार गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी का इम्यून सिस्टम ही हमेशा के लिए कमजोर हो गया, कई तो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। कई लोग मरे तो नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी मरे हुए से बदतर हो गई। सबसे अनफॉर्चुनेट तो उन बच्चों के साथ हुआ जो अपनी मां की कोख में थे। इनका क्या ही कसूर था? इन पर तो दुनियादारी की काली स्याही की छाप ही नहीं लगी। कई बच्चे जन्म ही नहीं ले पाए क्योंकि जहरीली गैस ने इनकी मां को ही मार दिया। कई पैदा होते ही मर गए और जो बचे उन्हें रेयर बीमारियों ने घेर लिया। एक बच्ची दुर्भाग्य से अभी जिंदा है। मैं यहाँ दुर्भाग्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इस बच्ची को सेरेब्रल पाल्सी हुआ है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन बॉडी की मसल्स के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, यानी ब्रेन बॉडी के मोटर फंक्शन को कंट्रोल नहीं करता। इस कंडीशन के चलते मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, लकवा मार देता है, बॉडी पार्ट्स नहीं हिलते, खाने पीने, हाथ उठाने चलने में दिक्कत होती है। इस बच्ची को सेरेब्रल पाल्सी इसलिए हुआ क्योंकि इसकी मां मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आ गई थी, जिसके कारण कोख के अंदर ही बच्ची पर गैस का असर हो गया और इसका डेवलपमेंट प्रभावित हो गया। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो जीते जी मर मर कर जिंदगी काटने को मजबूर हैं। आज भी गैस प्रभावित लोगों के बच्चों में जन्म से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जा रही है। इसके अलावा दुर्घटना के कारण सामाजिक और आर्थिक समस्याएं तो पैदा हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हादसे के बाद पहले से ही गरीब परिवार और भी गरीब हो गया। कई परिवारों ने अपने एकमात्र कमाने वाले को खो दिया और कईयों ने अपना काम धंधा खो दिया। इसके अलावा यहाँ जो भी यंग वुमेन गैस के संपर्क में आई, उन्हें शादी के लिए रिश्ते मिलना बंद हो गए, मानो MIC ने एक सोशल स्टिग्मा ला दिया हो। इसीलिए यहाँ रिलीफ वर्क बेहद जरूरी था। हालांकि रिलीफ वर्क की बात करें तो इस महान त्रासदी के 2 दिन बाद ही राज्य सरकार ने रिलीफ वर्क शुरू कर दिया था। जुलाई 1985 में मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने रिलीफ वर्क के लिए लगभग 1 करोड़ 40 लाख डॉलर का एक फंड बनाने का डिसीजन लिया। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अनुसार अक्टूबर 2003 के लास्ट तक 5,54,895 प्रभावित लोगों को और 15,310 मृत लोगों के परिवार वालों को मुआवजे का कुछ हिस्सा दिया जा चुका है। लेकिन आज भी कई विक्टिम्स आरोप लगाते हैं कि मुआवजा जितना मिलना चाहिए था उतना मिला ही नहीं। हमने देखा कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट ने मौत का तांडव खेला, लेकिन अब पीथमपुर वाले डरे हुए हैं कि उनका शहर अब अगला भोपाल न बन जाए। आखिर ऐसा क्या हो गया? दुर्घटना के बाद लगभग 40 सालों से यूनियन कार्बाइड प्लांट टूटी फूटी कबाड़ हालत में वहीं पड़ा हुआ था। यह पर्यावरण के लिहाज से बहुत खतरनाक है। प्लांट के मलबे के कारण इलाके का पानी दूषित हो गया है। देखिए, सितंबर 1998 में यहां सरकार द्वारा आसपास के रिहायशी इलाकों में सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर न पीने की वार्निंग दी गई थी।
इनफैक्ट नवंबर 1999 में ग्रीन पीस नामक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट साइट विजिट की थी और आसपास के इलाकों की मिट्टी और पानी के सैंपल की जांच की। रिपोर्ट में बताया गया था कि कीटनाशक को टूटे हुए टैंक से लीक होते हुए जमीन पर गिरते हुए देखा गया और हैवी मेटल्स और दूसरे केमिकल पॉल्यूटेंट के कारण वाटर सप्लाई हेवीली पॉल्यूटेड पाई गई। यानी इनकी रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का ग्राउंड वाटर भी जहरीला हो चुका था। यह बात आज से लगभग 25 साल पहले की है, लेकिन लोगों के मन में इस त्रासदी का डर इतना हुआ कि आज भी यहाँ के लोग बोरिंग का पानी नहीं पीते। लोगों को पाइप के जरिए साफ पानी पहुंचाया जाता है। भोपाल के लोगों के मन में यूनियन कार्बाइड प्लांट के वेस्ट को लेकर डर बैठा हुआ था। यह वेस्ट भोपाल के सीने में एक बोझ बनकर बैठा हुआ था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट के आदेश पर एक डिसीजन लिया गया कि इस कचरे को पीथमपुर ले जाया जाएगा और वहां इसे जलाया जाएगा। यहीं से बवाल और विरोध शुरू हो गया। एमपी सरकार का कहना है कि हमने इस मामले की एक्सटेंसिव स्टडीज करवाई है और सभी स्टडीज में यह बात सामने आई है कि 40 साल पुराने वेस्ट में लगभग 60% धूल और 40% नेप्थॉल 7 है और यह पिछले 25 सालों में अपनी सारी टॉक्सिसिटी खो चुका है। अब चूंकि त्रासदी को 40 साल हो चुके हैं, इसलिए यह वेस्ट काफी हद तक डिग्रेड हो चुका है और अब यह किसी के लिए खतरा नहीं है और इसको भस्म करके खत्म किया जा सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में यूनियन कार्बाइड का 10 मीट्रिक टन वेस्ट को जलाने का अप्रूवल दिया था। इसके बाद सरकार ने वेस्ट जलाने के बाद 17 प्लेसेस का सर्वे किया था और वहां से मिट्टी और पानी के सैंपल लिए थे। पाया गया कि कहीं पर भी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, जहरीलापन नहीं है। इसी आधार पर इस बार भी वेस्ट को जलाने का प्लान था। सरकार कह रही है कि पहले थोड़ा वेस्ट जलाया जाएगा, फिर राख को चेक किया जाएगा कि इसमें कुछ हानिकारक तत्व बचा तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ धुएं को फिल्टर करने की भी बात की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 महीने के भीतर यह वेस्ट भस्म कर दिया जाएगा। लेकिन पीथमपुर वाले लोग सरकार की इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर क्या बोल रहे हैं विरोध में लोग? कई सोशल वर्कर तर्क देते हैं कि इस 337 मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट को चूने के साथ जलाया जाएगा। इससे पीथमपुर की हवा खराब होगी। इसके बाद इस प्रोसेस से फर्दर 900 टन और वेस्ट जनरेट होगा। फिर इस वेस्ट को जमीन में दफनाया जाएगा, जिससे जमीन भी खराब होगी। सोशल वर्कर सरकार से ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इस वेस्ट को जलाने के पीछे क्यों पड़ गई है। एक मुद्दा जलाने की कॉस्ट को लेकर भी उठ रहा है। 2005 में इस वेस्ट को जलाने की कॉस्ट थी 14 रुपए 80 पैसे पर केजी। अब यह कॉस्ट बढ़कर हो गई है 3700 रुपए पर केजी। जनता पूछ रही है कि रेट इतना कैसे बढ़ गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वेस्ट जलाने के पीछे यूनियन कार्बाइड प्लांट के लैंड को रीअक्वायर करने की मंशा है, क्योंकि आज की डेट में इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ से ज्यादा है। जब सरकार कह रही है कि इस वेस्ट से कोई भी खतरा नहीं, तो इसको भोपाल में ही क्यों नहीं रहने देते? क्या माजरा है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भोपाल के वेस्ट को पीथमपुर पर क्यों लादा जा रहा है। सरकार क्यों नहीं यूनियन कार्बाइड और डोव केमिकल्स पर दबाव बना रही है ताकि वो इसे वापस ले जाए। भाई, जिसका रायता है वही समेटे। अगर ये कंपनियां सरकार का कहा नहीं मानती तो क्यों नहीं इनके कामकाज को भारत में बैन कर दिया जाए। हालांकि सरकार कह रही है कि मिस पब्लिसिटी और फेक न्यूज के चलते पीथमपुर में विवाद की सिचुएशन खड़ी हुई। इनफैक्ट हाईकोर्ट ने खुद मीडिया को सख्त हिदायत दी है कि इस मामले में कोई भी फर्जी खबर न चलाएं। सरकार कह रही है कि हमने बहुत प्रिकॉशन लिया है ताकि इस प्रोसेस से किसी को कोई भी नुकसान ना हो, लेकिन आम जनता डरी हुई है। डरे भी क्यों ना। 3 दिसंबर 1984 की डरावनी और दर्द भरी याद सभी को है। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। वेस्ट को जला देना चाहिए, वापस भोपाल भेज देना चाहिए, या डोव केमिकल्स पर दबाव बनाना चाहिए कि वही इसे डिस्पोज करे। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।